डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय दीपक नैन। और जैसा कि आप जानते हैं, हमने आपसे वादा किया था कि जो भी 12th क्लास एनसीईआरटी बायोलॉजी बेस्ड एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट हमने की थी, और उसी को हम एंडिंग पार्ट में हम पहुंच चुके हैं, जिसमें न्यू सिलेबस के बेस पे देखें तो आज जो हमारा ये चैप्टर है लास्ट ही रहेगा। लेकिन पुराने सिलेबस के हिसाब से बात करें तो ये सेकंड लास्ट चैप्टर है, और उसका आज हम थर्ड पार्ट है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि रहेगा आपका क्लास नंबर थर्ड, जिसमें मेनली हमने क्वेश्चन नंबर 31 टू 45 है वो डिस्कस करने हैं। इससे पहले हम 30 क्वेश्चन वो सोल्व कर चुके हैं। बेसिक्स है इस चैप्टर का, वो भी आपको अच्छे से समझाया जा चुका है, और वहां से आपको इतना का आइडिया मिल गया होगा कि यहाँ पे इस चैप्टर से आपको किस किस टाइप के क्वेश्चन, डाटा बेस्ड क्वेश्चन, एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन, इसके अलावा कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। तो इसी के लिए ये एमसीक्यू सीरीज हमने स्टार्ट की थी, और आज हम इसको आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 31 है वो देख लेते हैं। व्हाट इज कॉमन टू द टेक्निक। कुछ टेक्निक यहाँ पे दी हुई है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको हम आईवीएफ भी बोलते हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन, जिसमें हम -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यूज करते हैं लिक्विड नाइट्रोजन के माध्यम से। किसके लिए? ताकि कुछ चीज़ों को हम स्टोर करके रख सकें। एक प्रकार का एक्सीटू कंजर्वेशन में आता है। टिश्यू कल्चर में क्या करते हैं हम, लैब के अंदर जो किसी प्लांट से कुछ पार्ट है वो लेते हैं और उसको आगे ग्रो करवाते हैं हार्मोन्स वगैरह न्यूट्रिशन मीडियम की मदद से। तो ये सारे क्या है, एक प्रकार से प्रैक्टिकली या फिर लैब के अंदर की जाने वाली प्रोसेसेस हैं। और इसमें पूछा है कि कॉमन क्या है इन तीनों में कॉमन क्या है, कि ये सारी की सारी हमारी एक्सीटू कंजर्वेशन में आती है। एक्सीटू क्यों? क्योंकि इनमें हम जो भी प्लांट पार्ट्स को यूज करेंगे, उनको क्या करेंगे, उनका नेचुरल रिसोर्सेज से बाहर प्रिजर्व करने का काम करेंगे या कंजर्व करने का काम करते हैं। तो हमारा ए ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट काज ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स बीइंग ड्राइवन टू एक्सटिंक्शन। सबसे मेन या सबसे इंपॉर्टेंट काज या फिर रीजन आपसे पूछा हुआ है। हम बार बार क्वेश्चन में हमने पिछले पार्ट में भी डिस्कस किए थे इविल क्वार्टेट में से। इविल क्वार्टेट क्या है? 4 रीजन्स का एक ग्रुप है, जो जिसमें हम मेनली किसके बारे में देखते हैं कि कौन कौन से रीजन है जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस मैक्सिमम देखने को मिल रहा है। तो उसमें 3 इसमें दिए हुए हैं, और इनमें सबसे मुख्य कारण क्या है, वो आपका क्या है, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। सबसे ज़्यादा जो जानवरों का हैबिटेट लॉस है वो देखने को मिल रहा है। नए नए प्रोजेक्ट आते हैं, जैसे कोई रोड का प्रोजेक्ट आ गया, किसी फॉरेस्ट में से निकल रहा है, उसकी वजह से क्या है, फॉरेस्ट के 2 हिस्से हो जाते हैं, एक हिस्सा साइड में रह जाते हैं, एक हिस्सा, और ऑर्गेनिजम्स है ना वो आपस में एक्सचेंज नहीं हो पाते। और कई बार क्या है, कुछ मेगा प्रोजेक्ट होते हैं जैसे डैम वगैरह के प्रोजेक्ट, जहाँ पे काफ़ी सारा जो एरिया होता है ना फॉरेस्ट का, वो क्या हो जाता है, वो वाटर में डूब जाता है, जिसकी वजह से हैबिटेट लॉस देखने को मिलता है। तो काफ़ी जो ह्यूमंस ने बड़े प्रोजेक्ट के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम से काफ़ी सारा जो लॉस देखने को मिल रहा है, किसका? फॉरेस्ट का। उसी की वजह से ही जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है ना वो बड़े खतरे में पड़ चुकी है। तो सबसे ज़्यादा बड़ा मुख्य कारण यही है, हैबिटेट लॉस। इसके अलावा को एक्सटिंक्शन और एलियन स्पीसीज इन्वेंशन इतने बड़े रीजन नहीं है। इसके अलावा एक और जो बच जाता है आपका, वो क्या रहता है, 4 पढ़ते हैं ना हम क्वार्टेट में, तो इसमें एक है वो क्या रहेगा आपका, वो आपको खुद कमेंट सेक्शन में डाल के देखना है, क्योंकि इससे पहले हम बार बार इसको समझ चुके हैं। ठीक है, 4 आते हैं ना, चारों में आपको सबसे इंपॉर्टेंट का याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट, विच इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन सा है? ये आपका रिवर डॉल्फिन है। ब्लू व्हेल नहीं आती है। सी हॉर्स तो क्या है, एक प्रकार का बोनी फिशीज में आता है। तो सिंपली यहाँ पे नेशनल एनिमल जो एक्वेटिक एनिमल है वो रिवर डॉल्फिन आती है। इसके अलावा विच इज डिफाइंड एज एन इकोलॉजिकल स्टेट ऑफ स्पीसीज बीइंग यूनिक टू स्पेसिफिक जियोग्राफिक लोकेशन। ये एक प्रकार की डेफिनेशन है। इसमें बोला हुआ है कि इनमें से कौन सी ऐसी टर्म है जो कि डिफाइन करती है किसको, इकोलॉजिकल स्टेट ऑफ ए स्पीसीज, मतलब एक पार्टिकुलर स्पीसीज एक पार्टिकुलर जगह पे ही मिले। तो उस टाइप की कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एंडेमिक स्पीसीज बोला जाता है, जो एक पार्टिकुलर एरिया में मिले और एक स्पेसिफिक जियोग्राफिक लोकेशन के ऊपर ही मिल सकती है, इसके अलावा और कहीं ना मिले, तो उसको हम बोलते हैं एंडेमिक स्पीसीज। इसके अलावा इकोसिस्टम या इकोलॉजी, ये आपकी अलग टर्म हो सकती हैं। तो ये एंडेमिक स्पीसीज से रिलेटेड क्वेश्चन था। सोयल कंजर्वेशन क्या होता है?
सोइल का संरक्षण किससे रिलेटेड रहेगा, कौन सा इसमें लॉजिकल आंसर है वो आपसे पूछा हुआ है। कन्वर्जन ऑफ फर्टाइल सोइल इनटू द सर्टाइल स्टीराइल। स्टीराइल क्या होती है, जो एक बंजर भूमि हम बोलते हैं उसको फर्टाइल में बदलना, सोइल कंजर्वेशन होता है। ऐसे तो हम बदल नहीं सकते हैं, हालांकि ऐसा काम तो फॉरेस्ट ही कर सकते हैं। और एरिएशन ऑफ सोइल, एरिएशन मतलब हवा वगैरह है वो प्रॉपर अमाउंट में होनी चाहिए सोइल के अंदर, उसको हम सोइल कंजर्वेशन बोले। इसके अलावा इरोजन ऑफ सोइल, सोइल का जो जो हम बोल सकते हैं एक फर्टाइल लेयर होती है सोइल की, उसका रिमूव हो जाना, वो तो नहीं होता ना सोइल कंजर्वेशन। प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस, तो जो कंजर्वेशन वर्ड होता है ना, उसकी ये रियल डेफिनेशन या फिर रियल एक एक्सप्लेनेशन है। कंजर्वेशन होता क्या है, कोई भी चीज यदि उसका लॉस होता जा रहा है उसको बचाना, लॉस से बचाना, उसी को कंजर्वेशन बोलते हैं, चाहे वो किसी भी चीज का क्यों ना हो। तो हमारा डी ऑप्शन है ना वो यहाँ पे करेक्ट रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट, डिफोरेस्टेशन विल डिक्रीज। अब ये चीजें हैं, ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकते हैं कि डिफोरेस्टेशन क्या चीज का डिक्रीज करता है। तो इसके अलावा डिफोरेस्टेशन के कंसिक्वेंसेस से रिलेटेड क्वेश्चन हम बोल सकते हैं, क्या क्या परिणाम है वो देखने को मिल सकते हैं किसके, डिफोरेस्टेशन के। तो यहाँ पे सोइल इरोजन है, इसको तो ये इंक्रीज करता है डिफोरेस्टेशन, ये होता है तो ज्यादा ज्यादा सोइल इरोजन देखने को मिलेगी। लैंडस्लाइड्स हैं, भूस्खलन है, वो ज्यादा से ज्यादा मिलेंगे। सोइल फर्टिलिटी है वो क्या हो जाएगी, वो डिफोरेस्टेशन की वजह से कम होगी, या बोल सकते हैं, या फिर डिफोरेस्टेशन ज़्यादा होएगा तो हम बोल सकते हैं कि सोइल फर्टिलिटी पे भी ज़्यादा चेंज देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि इसमें एक और लॉजिकल है, रेनफॉल, बारिश जो होती है ना वो डिफोरेस्टेशन की वजह से क्या होती है, कम होती है। ज़्यादा फॉरेस्ट होंगे तो ज़्यादा रेनफॉल देखने को मिलता है। सोइल फर्टिलिटी का तो कोई हम बोल सकते हैं कि डिफोरेस्टेशन होंगे, सोइल फर्टिलिटी अपने आप तो कम नहीं होती है। सोइल फर्टिलिटी कहने का मतलब ये है कि यदि वहाँ पे कुछ भी ना हो, फॉरेस्ट नहीं भी होंगे ना, तो अपने आप कम नहीं होगी, तो रेनफॉल जरूर कम हो जाती है। तो हमारा ऑप्शन है वो रेनफॉल की तरफ हम बढ़ लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट, जियोथर्मल एनर्जी। जियो मीन्स अर्थ से रिलेटेड, थर्मल मीन हीट, तो हीट जो अर्थ से निकलती है, अर्थ की जो लेयर्स होती हैं उनमें कुछ एक्टिविटी, कुछ रिएक्शंस होती रहती हैं, जैसे लावा बरस्ट होता है, तो ऐसे ही कुछ एनर्जी है, हीट एनर्जी, वो अर्थ में से निकलती रहती है कुछ पार्टिकुलर जगह पे। तो वो किस टाइप की एनर्जी है वो आपसे पूछा हुआ है। तो ये एनर्जी कैसी है, यदि हम बात करें यहाँ पे, जियोथर्मल एनर्जी एक प्रकार जैसे हाइड्रोथर्मल एनर्जी होती है, इसी तरीके से हमारे यहाँ पे जियोथर्मल एनर्जी से रिलेटेड आपको क्या ध्यान रखना है, ये एनर्जी आपकी रिन्यूएबल है। रिन्यूएबल मतलब ये एनर्जी बार बार बनती रहती है, ज्वालामुखी फटते रहते हैं ना, तो ये चीजें मतलब कुछ टेक्टोनिक प्लेट्स वगैरह हैं, या फिर जो अंदर जो अर्थ के नीचे की जो लेयरिंग है ना, उनके अंदर जो हीट एनर्जी है वो लगातार बनती रहती है, तो रिन्यूएबल है, ये बार बार बनेगी। और इसके अलावा क्या है, ये नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स का भी काम करती है। नॉन कन्वेंशनल मीन इसको ये नहीं कि पुराने टाइम से हम इसको यूज करते आ रहे हैं, इसका हालांकि हमने अच्छे से यूज करना अभी न्यू टाइम में ही सीखा है, मॉडर्न हम बोल सकते हैं टाइम में ही हमने इसका यूज करना सीखा है। तो ये रिन्यूएबल है और क्या है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स है। कन्वेंशनल उसको बोलते हैं जिसको हम पुराने टाइम से यूज करते आ रहे हैं। तो आज के टाइम जो जियोथर्मल एनर्जी है काफ़ी जगह यूज की जाती है, इसे जो हम बोल सकते हैं एक प्रकार से जो गर्म पानी के झरने या चश्मे जिसको बोला जाता है, तो वहाँ के भी काफ़ी उनके बेनिफिट हैं, वो हम यूज करते हैं, जैसे रूम वगैरह को गर्म रखने के लिए। और भी काफ़ी बेनिफिट हम इसका लेते हैं, वो डिपेंड करता है कि हमने नई नई टेक्नोलॉजी के बेस पे हमने इनको कैसे यूजफुल बनाया है। तो आपका करेक्ट आंसर इसमें क्या रहेगा, सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल सोर्स कौन सा होता है जो कि बार बार हम यूज कर सकें, ठीक है, जो खत्म ना हो, तो वो कौन सी है, इसमें ये पूछा है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल लोअर क्लास बेस्ड क्वेश्चन। क्या है, कोयला है, पेट्रोलियम, कैरोसिन है, ये तो क्या है, नॉन रिन्यूएबल है। एक्सटिंग्विशेबल सोर्सेज भी बोलते हैं, जो खत्म हो सकते हैं एक टाइम के बाद। और लोग बायोमास होता है, बायोमास तो क्या है, बार बार बनता रहता है, खत्म होता रहता है, फिर बनता रहता है। तो बायोमास का पिरामिड अभी हमने इसे प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया था। उसके बाद नेक्स्ट, फर्टिलिटी ऑफ सोइल इज मेजर्ड बाय इट्स एबिलिटी। फर्टिलिटी जो होती है सोइल की, वो किस तरीके से हम पता लगाते हैं कि क्या मतलब है फर्टिलिटी का, तो वो किसके लिए होता है, फर्टिलिटी ऑफ सोइल का मतलब रिटेन न्यूट्रिएंट्स, मतलब न्यूट्रिएंट्स को लिए हुए है उसी को फर्टाइल बोलेंगे। होल्ड ऑर्गेनिक मटेरियल, और ऑर्गेनिक मटेरियल को होल्ड किए हुए उसके बोलेंगे। होल्ड वाटर, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी है। तो एक करेक्टरिस्टिक्स हैं ये,
ये हम मान सकते हैं एक प्रकार से करेक्टरिस्टिक्स होती हैं किसकी, नॉर्मल सोइल की। सोइल जैसे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किसकी अच्छी होती है, क्ले सोइल की होती है। ऑर्गेनिक मैटर ह्यूमस की वजह से हम बोल सकते हैं ज़्यादा ह्यूमस होगा, और न्यूट्रिएंट्स वगैरह है वो किसी भी सोइल में हो। लेकिन यदि वो क्या है, लाइफ को सपोर्ट नहीं करती है, लाइफ को सपोर्ट करने का मतलब काफ़ी सारे ऐसे फैक्टर आ जाते हैं जहाँ पे मतलब फर्टिलिटी का मतलब तो हम समझते हैं कि उसमें कुछ ना कुछ उगे, कोई ना कोई वहाँ पे वेजिटेशन आए, उसकी वजह से कोई एनिमल्स वगैरह वगैरह उसके ऊपर डिपेंडेंट रहे, उसी को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलिटी है। इसके अलावा तो मान लो चाहे रेगिस्तान के अंदर भी सोइल फर्टाइल है लेकिन वहाँ पे लाइफ ही नहीं है तो उसको फर्टाइल थोड़े बोलेंगे हम। तो सिंपली यहाँ पे स्पोर्ट लाइफ से रिलेटेड आपका मेन कॉन्सेप्ट होता है फर्टिलिटी का। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, मिनरल्स एंड मेटल्स। जो मिनरल्स और मेटल वो क्या हैं, वो आपसे पूछा हुआ है। बायोडिग्रेडेबल रिसोर्सेज हैं, वो नष्ट हो जाते हैं, ऐसा है क्या। रिन्यूएबल सोर्स हैं, बार बार यूज हम उनको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, क्या खत्म नहीं होंगे, क्या वो खत्म होंगे, तो नॉन रिन्यूएबल हम बोल सकते हैं। तो क्या है, नॉन रिन्यूएबल है। यदि ये आ जाता ना रिसाइकलेबल, रिसाइकलेबल तो होते तो फिर तो हम मान सकते थे भाई ये भी चीज़ इसके साथ मिल सकती थी। लेकिन बायोडिग्रेडेबल सोर्सेज क्या होते हैं, जो बैक्टीरिया वगैरह की वजह से या फिर डिकम्पोजर्स की वजह से जल्दी जल्दी वो मिट्टी के अंदर मिल सकें, उनका रिसाइकल है वो जल्दी पॉसिबल हो सके, उसको हम बोल सकते थे क्या, बायोडिग्रेडेबल। लेकिन मिनरल्स और मेटल्स तो क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल रिसोर्सेज में आते हैं। नेक्स्ट, सॉइल फर्टिलिटी इज रिड्यूस्ड बाय। तो सॉइल फर्टिलिटी किस चीज के द्वारा रिड्यूस हो जाती है, क्रॉप रोटेशन, इंटर क्रॉप या क्रॉप पैटर्न डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यूज करते हैं तो उससे तो क्या है, बढ़ती है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। डिकेइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म या डिकम्पोजर्स ये भी क्या करते हैं, इसको बढ़ाते हैं। डिक्रीज कौन कर सकता है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर, बहुत बड़े पैमाने पे या बहुत ज़्यादा हम जब एग्रीकल्चर करते हैं किसी भी पार्टिकुलर एरिया पे, उसकी वजह से क्या होता है, सॉइल फर्टिलिटी है वो कम होती है। न्यूट्रिएंट्स है ना जो सॉइल के, वो प्लांट्स हैं वो ज़्यादा ज़्यादा यूज कर जाते हैं, जिसकी वजह से जो सोइल है वो स्टेराइल हो जाती है या नॉन फर्टाइल बोल सकते हैं। नेशनल पार्क एसोसिएटेड विद रेनोसोर्स, रेनोसोर्स से कौन सा जो नेशनल पार्क है वो ज़्यादा फेमस है, काजीरंगा नेशनल पार्क वो ज़्यादा फेमस है। रणथंबोर और जो कॉर्बेट है ना, ये तो टाइगर से रिलेटेड ज़्यादा फेमस है। तो आपको ये ध्यान रखने पड़ेंगे, नेशनल पार्क से भी रिलेटेड आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। फेमस फेमस है जो कुछ वर्ड हैं अपनी बुक में एनसीईआरटी में मिले हुए हैं, वहीं से लगभग क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जहाँ से बने हुए हैं ना, वहीं से हमको पता लग जाएगा, ये चीज़ें याद रखनी है। वरना तो बहुत सारे हैं, नेशनल पार्क भी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी, और बायोस्फीयर रिजर्व तो हालांकि 18 है। तो नंबर जरूर याद रख लेना इनके कितने कितने हैं, लेकिन ये फेमस वाली बातें हैं तो कुछ पार्टिकुलर की ही याद रख सकते हो। बल्क फिक्सेशन ऑफ कार्बन थ्रू द फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। सबसे ज्यादा फिक्सेशन CO2 फिक्सेशन है वो किसके द्वारा होता है, वो आपसे पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं और बताया भी जा चुका है। ओशंस में सबसे ज्यादा क्या होता है, CO2 फिक्सेशन ज्यादा होता है, या फिर हम बोल सकते हैं O2 रिलीज सबसे ज्यादा होता है। और कौन करता है, एक्वेटिक फोटो ऑटोट्रोप्स, फोटो ऑटोट्रोप्स। और ज्यादातर कौन होते हैं इसमें, इसमें आ जाते हैं हमारे एल्गी, एल्गी वगैरह है ना, वो ज्यादातर क्या करते हैं, मैक्सिमम CO2 फिक्सेशन करते हैं। 50% तक का CO2 फिक्सेशन है ना वो किया जाता है। इसके अलावा हमने प्रीवियस पार्ट्स में ये भी पढ़ा था कि 20% तो कौन करता है, अमेजन रेन फॉरेस्ट, जिसको लंग ऑफ प्लैनेट्स भी बोला जाता है। तो हमारा ओशंस यहाँ पे आंसर है वो करेक्ट रहेगा। तो यहाँ पे गलती कर सकते थे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के साथ जाके, क्योंकि इसमें पूरा अर्थ पे पूछा हुआ है कि कहाँ पे होता है, तो सबसे ज्यादा ओशंस में होता है। इसके अलावा यदि ओशंस नहीं होता ना इसमें, फिर हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के साथ जा सकते थे। और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में भी सबसे ज्यादा कौन, अमेजन रेन फॉरेस्ट। सेकंड लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज के सेशन का, डिफोरेस्टेशन डज नॉट लीड टू। तो डिफोरेस्टेशन है उसकी वजह से क्या नहीं होता। देखो नोट वाले क्वेश्चन हमने बहुत ज्यादा डिस्कस किए हैं, तो ये आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके पास बहुत सारे मिल सकते हैं। तो डिफोरेस्टेशन से क्या नहीं होता, क्विक न्यूट्रिएंट साइकिल है वो नहीं होता, सोइल इरोजन तो होता है, अल्टरेशन ऑफ लोकल वेदर कंडीशंस, हाँ वेदर कंडीशंस है वो भी काफी चेंज होती है, अल्टरेशन का मतलब उसमें बदलाव देखने को मिलता है, ये भी होता है। इसके अलावा डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट ऑफ एनिमल्स, यदि डिफोरेस्टेशन होता है, वनों की कटाई करते हैं तो वहाँ के नेचुरल एनिमल्स का जो
डिस्ट्रक्शन है वो भी ज़्यादातर देखने को मिलता है, उनका हैबिटेट है ना वो छिन जाता है, जिसकी वजह से वहाँ का जो बायोडाइवर्सिटी है वो खतरे में पड़ जाता है। बायोडाइवर्सिटी लॉस का भी हमने सबसे बड़ा रीजन पढ़ा था ये चीज़। तो डिफोरेस्टेशन क्या नहीं कारण बनता, तो वो क्विक न्यूट्रिएंट साइकिल का कारण नहीं बनता, क्योंकि फोरेस्टेशन ज़्यादा से ज़्यादा होंगे तो न्यूट्रिएंट साइकिल ज़्यादा होएगा, तो डिफोरेस्टेशन की वजह से ये नहीं हो पाता है। लास्ट क्वेश्चन, लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर इज फाउंड इन, सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर कहाँ पे पाया जाता है? और ये तो हम बिल्कुल लोअर क्लासेज में पढ़ते हैं कहाँ पे सबसे ज़्यादा ऐसा हमारा जो फ्रेश वाटर है, हालांकि 97% तो वाटर कहाँ है, वो हमारा सॉल्ट वाटर है। लगभग 3% वाटर ही फ्रेश वाटर में आता है, उसी में से भी उसका भी लगभग 97% की बात करें, 99 की भी, बल्कि 99% जो वाटर है ना फ्रेश वाटर, वो कहाँ है? बर्फ के रूप में पड़ा हुआ है, पोलर आइस या फिर ग्लेशियर्स की फॉर्म में। इसके अलावा जो बचा खुचा वाटर है वो कहाँ मिलता है अपने को? रिवर्स में मिलता है। इसके अलावा ग्राउंड वाटर में मिलता है, ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज में मिलता है। इसके अलावा रेन वगैरह है वो तो एक प्रकार का वाटर साइकिल में ही हेल्पफुल रोल प्ले करती है। तो जमा हुआ जो वाटर है, जो हमारा हम बोल सकते हैं यूज नहीं कर सकते उस वाटर को, ऐसी जगह पे है वो। और फ्रेश वाटर जरूर है, लेकिन वो ज़्यादातर ऐसी फॉर्म में है जो कि हम यूज नहीं कर सकते। तो ऐसे हमने इस चैप्टर के 45 क्वेश्चंस है वो सॉल्व कर लिए हैं, और ये बोल सकते हैं कि चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। और न्यू सिलेबस के बेस पे देखें तो हमारी एमसीक्यू सीरीज भी यहाँ पे कंप्लीट होती है, लेकिन फिर भी हमारा जो लास्ट चैप्टर है इन्वायरमेंटल इश्यूज, उससे रिलेटेड भी आपको डिस्कशन है जरूर करवाया जाएगा, क्योंकि आप बिल्कुल आइसोलेट हो के इन चैप्टर्स को नहीं पढ़ सकते, ये चैप्टर आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। कई बार ये होता है कि एक चैप्टर के क्वेश्चन, जैसे इन्वायरमेंटल इश्यूज के क्वेश्चन है, हो सकता है कुछ आपको पेपर में देखने को मिल जाएं, तो आपस में ऐसे कनेक्टेड चैप्टर्स हैं, इसलिए हमारा मकसद है कि सारा का सारे जो चैप्टर्स हैं 16 के 16 आपको करवाए जाएं। तो आगे के जो सेशन है वो भी बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग सेशन के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहें, और वीडियो सेशन आपको पसंद आते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करके हमारा हौसला बढ़ाएं। थैंक यू सो मच।